CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 9 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गंगा। पृष्ठ संख्या 84, पाठ 5, आखिरी चट्टान तक। पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाईं ओर एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप पाठ से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर लेखक मोहन राकेश का चित्र दिया गया है। मोहन राकेश जी का जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के बहुमुखी रचनाकार मोहन राकेश का जन्म सन 1925 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। उन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, डायरी लेखन, यात्रा वृत्तांत आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, नाटक, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, उपन्यास, क्वार्टर तथा अन्य कहानियां, नए बादल, वारिस तथा अन्य कहानियां, कहानी संग्रह, मोहन राकेश की डायरी, डायरी लेखन, आखिरी चट्टान तक, यात्रा वृत्तांत इत्यादि। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ समय तक उन्होंने सारिका नामक हिंदी पत्रिका का संपादन भी किया। उनके लेखन में भावों की गहराई के साथ साथ आधुनिक जीवन की जटिलताओं और मानवीय संवेदनाओं का सूक्ष्म अंकन मिलता है। सन 1972 को 48 वर्ष की अल्पायु में उनका निधन हो गया। पाठ के बारे में पृष्ठ के नीचे एक मंजूषा दी गई है, जिसमें पाठ का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। आखिरी चट्टान तक एक रोचक यात्रा वृत्तांत है, जिसमें लेखक ने कन्याकुमारी की अपनी यात्रा के अनुभवों को व्यक्त किया है। यात्रा वृत्तांत में बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर के मिलन स्थल पर स्थित कन्याकुमारी के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन सजीव ढंग से किया गया है। कन्याकुमारी के समुद्री तट के जीवन से साक्षात्कार होने पर लेखक केवल वहां की भौगोलिक और सांस्कृतिक सुंदरता का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि अपने मन में उठने वाली भावनाओं, विस्मय, रोमांच, शांति और आत्मिक खोज को भी व्यक्त करता है। यात्रा वृत्तांत की भाषा सहज, प्रवाहपूर्ण और चित्रात्मक है, जो पाठक के मन में दृश्यों को ऐसे जीवंत कर देती है कि पाठक को लगता है कि वह भी लेखक के साथ ही यात्रा कर रहा है। प्रकृति की भव्यता और मानव मन की गहन अनुभूतियों को यह यात्रा वृत्तांत एक साथ उजागर करता है। पृष्ठ संख्या 85, आखिरी चट्टान तक। कन्याकुमारी सुनहले सूर्योदय और सूर्यास्त की भूमि। केप होटल के आगे बने बाथ टैंक के बाईं तरफ समुद्र के अंदर से उभरी स्याह चट्टानों से एक पर खड़ा होकर मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। पृष्ठभूमि में कन्याकुमारी के मंदिर की लाल और सफेद लकीरें चमक रही थीं। अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, इन तीनों के संगम स्थल सी वह चट्टान जिस पर कभी स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई थी, हर तरफ से पानी की मार सहती हुई स्वयं भी समाधिस्थ सी लग रही थी। हिंद महासागर की ऊंची ऊंची लहरें मेरे आसपास की स्याह चट्टानों से टकरा रही थीं। बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थीं, जिससे उनके ऊपर चूरा बूंदों की जालियां बन जाती थीं। मैं देख रहा था और अपनी पूरी चेतना से महसूस कर रहा था शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी ही पानी था, फिर भी सामने का क्षितिज हिंद महासागर का अपेक्षया अधिक दूर और अधिक गहरा जान पड़ता था। लगता था कि उस ओर दूसरा छोर है ही नहीं। तीनों ओर के क्षितिज को
आंखों में समेटता मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं हूं, एक जीवित व्यक्ति, दूर से आया यात्री, एक दर्शक, उस दृश्य के बीच में जैसे दृश्य का एक हिस्सा बनकर खड़ा रहा। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच एक छोटी सी चट्टान। जब अपना होश हुआ तो देखा कि मेरी चट्टान भी तब तक बढ़ते पानी में काफी घिर गई है। मेरा पूरा शरीर सिहर गया। मैंने एक नजर फिर सामने के उमड़ते विस्तार पर डाली और पास की एक सुरक्षित चट्टान पर कूदकर दूसरी चट्टानों पर से होता हुआ किनारे पर पहुंच गया। पश्चिमी क्षितिज में सूर्य धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मैं सूर्यास्त की दिशा में चलने लगा। दूर पश्चिमी तट रेखा के एक मोड़ पर पीली रेत का एक ऊंचा टीला नजर आ रहा था। सोचा उस टीले पर जाकर सूर्यास्त देखूंगा। यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थीं। हम लोग टीले पर पहुंच गए। यह वह सैंड हिल थी जिसकी चर्चा मैं वहां पहुंचने के बाद से ही सुन रहा था। सैंड हिल पर बहुत से लोग थे। 8-10 नवयुवतियां, 6-7 नवयुवक और 2-3 गांधी टोपियों वाले व्यक्ति। वे शायद सूर्यास्त देख रहे थे। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे उन्हें सूर्यास्त के समय की कॉफी पिला रहे थे। उन लोगों के वहां होने से सैंड हिल बहुत रंगीन हो उठी थी। कन्याकुमारी का सूर्यास्त देखने के लिए उन्होंने विशेष रुचि के साथ सुंदर रंगों का रेशम पहना था। पृष्ठ संख्या 86। हवा समुद्र की तरह उस रेशम में भी लहरें पैदा कर रही थी। कुछ युवतियां वहां आकर थकी सी एक तरफ बैठ गईं, उस पूरे कैनवस में एक तरफ छिटके हुए कुछ बिंदुओं की तरह। उनसे कुछ दूर पर एक रंगहीन बिंदु। मैं ज्यादा देर अपनी जगह स्थिर नहीं रह सका। सैंड हिल से सामने का पूरा विस्तार तो दिखाई दे रहा था, पर अरब सागर की तरफ एक और ऊंचा टीला था जो उधर के विस्तार को ओट में लिए था। सूर्यास्त पूरे विस्तार की पृष्ठभूमि में देखा जा सके, इसके लिए मैं कुछ देर सैंड हिल पर रुका रहकर आगे उस टीले की तरफ चल दिया। पर रेत पर अपने अकेले कदमों को घसीटता हुआ वहां पहुंचा तो देखा कि उससे आगे, उससे भी ऊंचा एक और टीला है। जल्दी जल्दी चलते हुए मैंने एक के बाद एक कई टीले पार किए। टांगें थक रही थीं, पर मन थकने को तैयार नहीं था। हर अगले टीले पर पहुंचने पर लगता कि शायद अब एक ही टीला और है। उस पर पहुंचकर पश्चिमी क्षितिज का खुला विस्तार अवश्य नजर आएगा, और सचमुच एक टीले पर पहुंचकर वह खुला विस्तार सामने फैला दिखाई दे गया। वहां से दूर तक एक रेत की लंबी ढलान थी, जैसे वह टीले से समुद्र में उतरने का रास्ता हो। सूर्य तब पानी से थोड़ा ही ऊपर था। अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया, ऐसे जैसे वह टीला संसार की सबसे ऊंची चोटी हो और सिर्फ मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर उगे नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। गूंजती हुई तेज हवा से उनकी टहनियां ऊपर को उठ रही थीं। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी, जो सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। पृष्ठ के निचले भाग में अरब सागर में स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल का मनभावन चित्र दिया गया है। चित्र के नीचे एक वेब लिंक दिया गया है। लिंक इस प्रकार है: https://vikimedia.organization/wiki/file:/vivekanand_rock_sunrise.jpg। ऑथर इन्फोकास्टर। पृष्ठ संख्या 87। सूर्य पानी की सतह के पास पहुंच गया था। सुनहली किरणों ने
पीली रेत को एक नया सा रंग दे दिया था। उस रंग में रेत इस तरह चमक रही थी जैसे अभी अभी उसका निर्माण करके उसे वहां उड़ेला गया हो। मैंने उस रेत पर दूर तक बने अपने पैरों के निशानों को देखा। लगा जैसे रेत पहली बार उन निशानों से टूटा हो। इससे मन में एक सिहरन भी हुई, हल्की उदासी भी घिर आई। सूर्य का गोला पानी की सतह से छू गया। पानी पर दूर तक सोना ही सोना ढुल आया, पर वह रंग इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा था कि किसी भी एक क्षण के लिए उसे एक नाम दे सकना असंभव था। सूर्य का गोला जैसे एक बेबसी में पानी के लावे में डूबता जा रहा था। धीरे धीरे वह पूरा डूब गया और कुछ क्षण पहले जहां सोना बह रहा था वहां अब लहू बहता नजर आने लगा। कुछ और क्षण बीतने पर वह लहू भी धीरे धीरे बैजनी और बैजनी से काला पड़ गया। मैंने फिर एक बार मुड़कर दाईं तरफ पीछे देख लिया। नारियलों की टहनियां उसी तरह हवा में ऊपर उठ रही थीं। हवा उसी तरह गूंज रही थी, पर पूरे दृश्यपट पर स्याही फैल गई थी। एक दूसरे से दूर खड़े झुरमुट स्याह पड़कर जैसे लगातार सिर धुन रहे थे और हाथ पैर पटक रहे थे। मैं अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपनी मुट्ठियां भींचता खोलता कभी उस तरफ और कभी समुद्र की तरफ देखता रहा। अचानक ख्याल आया कि मुझे वहां से लौटकर भी जाना है। इस ख्याल से ही शरीर में कंपकपी भर गई। दूर सैंड हिल की तरफ देखा। वहां स्याही में डूबे कुछ धुंधले रंग हिलते नजर आ रहे थे। मैंने रंगों को पहचानने की कोशिश की, पर उतनी दूर से आकृतियों को अलग अलग कर सकना संभव नहीं था। मेरे और उन रंगों के बीच स्याह पड़ती रेत के कितने ही टीले थे। मन में डर समाने लगा कि क्या अंधेरा होने से पहले मैं उन सब टीलों को पार करके जा सकूंगा। कुछ कदम उस तरफ बढ़ा भी, पर लगा कि नहीं, उस रास्ते से जाऊंगा तो शायद रेत में ही भटकता रह जाऊंगा। इसलिए सोचा बेहतर है नीचे समुद्र तट पर उतर जाऊं। तट का रास्ता निश्चित रूप से केप होटल के सामने तक ले जाएगा। निर्णय तुरंत करना था, इसलिए बिना और सोचे मैं रेत पर बैठकर नीचे तट की तरफ फिसल गया। पर तट पर पहुंचकर फिर कुछ क्षण बढ़ते अंधेरे की बात भूला रहा। कारण था तट की रेत। यूं पहले भी समुद्र तट पर कई कई रंगों की रेत देखी थी, सुरमई, खाकी, पीली और लाल। मगर जैसे रंग उस रेत में थे वैसे मैंने पहले कभी कहीं की रेत में नहीं देखे थे। कितने ही अनाम रंग थे वे, एक एक इंच पर एक दूसरे से अलग, और एक एक रंग कई कई रंगों की झलक लिए हुए। काली घटा और घनी लाल आंधी को मिलाकर रेत के आकार में ढाल देने से रंगों के जितनी तरह के अलग अलग सम्मिश्रण पाए जा सकते थे वे सब वहां थे, और उनके अतिरिक्त भी बहुत से रंग थे। पृष्ठ संख्या 88। मैंने कई अलग अलग रंगों की रेत को हाथ में लेकर देखा और मसलकर नीचे गिर जाने दिया। जिन रंगों को हाथों से नहीं छू सका उन्हें पैरों से मसल दिया। मन था कि किसी तरह हर रंग की थोड़ी थोड़ी रेत अपने पास रख लूं, पर उसका कोई उपाय नहीं था। यह सोचकर कि फिर किसी दिन आकर उस रेत को बटोरूंगा, मैं उदास मन से वहां से आगे चल दिया। समुद्र में पानी बढ़ रहा था। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। तट का सिर्फ 3-3, 4-4 फुट हिस्सा पानी से बाहर था। लग रहा था कि जल्दी ही पानी उसे भी अपने अंदर समा लेगा। एक बार सोचा कि खड़ी रेत से होकर फिर ऊपर चला जाऊं, पर वह स्याह पड़ती रेत इस तरह दीवार की तरह उठी थी कि उस रास्ते ऊपर जाने की कोशिश करना ही बेकार था। मेरे मन में खतरा बढ़ गया। मैं दौड़ने लगा। 2 एक और लहरें पैरों के नीचे तक आकर लौट गईं।
मैंने जूता उतारकर हाथ में ले लिया। एक ऊंची लहर से बचकर इस तरह दौड़ा जैसे सचमुच वह मुझे अपनी लपेट में लेने आ रही हो। सामने एक ऊंची चट्टान थी। वक्त पर अपने को संभालने की कोशिश की, फिर भी उससे टकरा गया। बाहों पर हल्की खरोंच आ गई, पर ज्यादा चोट नहीं लगी। चट्टान पानी के अंदर तक चली गई थी। उसे बचाकर आगे जाने के लिए पानी में उतरना आवश्यक था, पर उस समय पानी की तरफ पांव बढ़ाने का मेरा साहस नहीं हुआ। मैं चट्टान की नोकों पर पैर रखता किसी तरह उसके ऊपर पहुंच गया। सोचा नीचे खड़े रहने की अपेक्षा वह अधिक सुरक्षित होगा, पर ऊपर पहुंचकर लगा जैसे मेरे साथ एक मजाक किया गया हो। चट्टान के उस तरफ तट का खुला फैलाव था, लगभग 100 फुट का। कितने ही लोग वहां टहल रहे थे। ऊपर सड़क पर जाने के लिए वहां से रास्ता भी बना था। मन से डर निकल जाने से मुझे अपने आप काफी हल्का लगा और मैं चट्टान से नीचे कूद गया। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में बाएं से दाएं एक चित्र दिया गया है, जिसमें लेखक जूते हाथ में लेकर समुद्र के उस रोमांचकारी दृश्य का अनुभव करके लौट रहे हैं। पृष्ठ संख्या 89। रात, केप होटल का लॉन। अंधेरे में हिंद महासागर को काटती कुछ स्याह लकीरें, एक पौधे की टहनियां, नीचे सड़क पर टॉर्च जलाता बुझाता एक आदमी, दक्षिण पूर्व के क्षितिज में एक जहाज की मध्यम सी रोशनी, सूर्योदय। हम 8 आदमी विवेकानंद चट्टान पर बैठे थे। चट्टान तट से 100-125 गज आगे समुद्र के बीच जाकर है, जहां बंगाल की खाड़ी की भौगोलिक सीमा समाप्त होती है। मेरे अलावा कन्याकुमारी के 3 नवयुवक थे, जिनमें से एक ग्रेजुएट था। 4 मल्लाह थे जो एक छोटी सी मछुआ नाव में हमें वहां लाए थे। नाव क्या थी? रबड़ पेड़ के 3 तनों को साथ साथ जोड़ लिया गया था, बस। नीचे की नुकीली चट्टानों और ऊपर की ऊंची ऊंची लहरों से बचाते हुए मल्लाह नाव को उस तरफ ला रहे थे, तो मैंने आसमान की तरफ देखते हुए उतनी देर अपनी चेतना को स्थगित रखने की चेष्टा की थी। अपने अंदर के डर को दिखावटी उदासीनता से ढक रखना चाहा था, पर जब चट्टान पर पहुंच गए तो डर मेरी टांगों में उतर गया, क्योंकि वहां बैठे हुए भी वे हल्के हल्के कांप रही थीं। ग्रेजुएट नवयुवक मुझे बता रहा था कि कन्याकुमारी की 8000 की आबादी में कम से कम 400-500 शिक्षित नवयुवक ऐसे हैं जो बेकार हैं। उनमें से 100 के लगभग ग्रेजुएट हैं। उनका मुख्य धंधा है नौकरियों के लिए अर्जियां देना और बैठकर आपस में बहस करना। वह खुद वहां फोटो एल्बम बेचता था। दूसरे नवयुवक भी उसी तरह के छोटे मोटे काम करते थे। हम लोग सीपियों का गूदा खाते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। वह कह रहा था, इस चट्टान से इतनी प्रेरणा तो हमें मिलती ही है। मुझे दिखाने के लिए उसने वहीं से एक सीपी लेकर उसे तोड़ा और उसका गूदा मुंह में डाल लिया। पानी और आकाश में तरह तरह के रंग झिलमिलाकर छोटे छोटे द्वीपों की तरह समुद्र में बिखरी स्याह चट्टानों की ओट से सूर्य उदित हो रहा था। घाट पर बहुत से लोग उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए एकत्रित थे। घाट से थोड़ा हटकर गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के बैरे सरकारी मेहमानों को सूर्योदय के समय की कॉफी पिला रहे थे। 2 स्थानीय नवयुवतियां उन्हें अपनी टोकरियों से शंख और मालाएं दिखला रही थीं। वे लोग दोनों काम साथ साथ कर रहे थे, मालाओं का मोल तोल और अपने बाइनाक्यूलर्स यानी बाइनोक्यूलर्स अर्थात दूरबीन से सूर्य दर्शन। पृष्ठ के बाईं ओर एक चित्र दिया गया है, जिसमें 2 मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं। उनके हाथों में जाल है और उनके आसपास नावें हैं। पृष्ठ के निचले भाग में दाईं ओर एक चित्र दिया गया है, जिसमें 2 स्थानीय नवयुवतियां
सीप और शंखों से बनी मालाएं बेच रही हैं। पृष्ठ संख्या 90। मेरा साथी अब मोहल्ले मोहल्ले के हिसाब से मुझे बेकारी के आंकड़े बता रहा था। बहुत से कडलकाक हमारे आसपास तैर रहे थे। वहां की बेकारी की समस्या और सूर्योदय की विशेषता इन दोनों से बेलाग। कन्याकुमारी के मंदिर में पूजा की घंटियां बज रही थीं। भक्तों की एक मंडली अंदर जाने से पहले मंदिर की दीवार के पास रुककर उसे प्रणाम कर रही थी। सरकारी मेहमान गेस्ट हाउस की तरफ लौट रहे थे। हमारी नाव और किनारे के बीच हल्की धूप में कई एक नावों के पाल और कडल काकों के पंख एक से चमक रहे थे। मैं अब भी आंखों से बीच की दूरी नाप रहा था और मन में बसों का टाइम टेबल दोहरा रहा था। तीसरी बस 9:40 पर, चौथी। अभ्यास। पहला शीर्षक रचना से संवाद। पहला उपशीर्षक मेरे उत्तर मेरे तर्क। पृष्ठ पर दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। पहला प्रश्न, लेखक ने सूर्यास्त का मनोहारी दृश्य कहां से देखा? क. विवेकानंद चट्टान से। ख. अरब सागर की ओर के ऊंचे टीले से। ग. पश्चिमी क्षितिज से। घ. सैंड हिल से। दूसरा प्रश्न, मैं कुछ देर भूला रहा कि मैं ही हूं। यह कथन लेखक की किस मनः स्थिति को दर्शाता है? क. मौन हो जाना। ख. विस्मित हो जाना। ग. भ्रमित हो जाना। घ. आशंकित होना। तीसरा प्रश्न, मैंने उस चोटी को पहली बार सर किया हो। इस कथन में कौन सा भाव व्यक्त होता है? क. करुणा। ख. विनम्रता। ग. आत्मीयता। घ. संतुष्टि। पृष्ठ संख्या 91। चौथा प्रश्न, शक्ति का विस्तार। विस्तार की शक्ति। वाक्य में वर्णन है। क. बल खाती लहरों का। ख. सागर की व्यापकता का। ग. सूर्यास्त के दृश्य का। घ. पश्चिमी क्षितिज का। पांचवा प्रश्न, लेखक की कन्याकुमारी की यात्रा का वर्णन पढ़कर कहा जा सकता है कि क. यह कन्याकुमारी के मौसम को प्रमुखता से वर्णित करता है। ख. यह यात्रा को जीवंत अनुभूतियों से जोड़ता है। ग. यह केवल यात्रा के रोमांच पर केंद्रित है। घ. इसमें कन्याकुमारी का काल्पनिक वर्णन मिलता है। दूसरा उपशीर्षक मेरी समझ मेरे विचार। पृष्ठ पर दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, यात्रियों का समूह सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए सैंड हिल की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन लेखक सैंड हिल पर पहुंचकर कुछ देर रुकने के बाद दूसरे टीले की ओर बढ़ने लगा। उसके ऐसा करने के पीछे मूल कारण क्या था? दूसरा प्रश्न, लेखक ने कन्याकुमारी के स्थानीय लोगों के विषय में क्या क्या बताया? तीसरा प्रश्न, अपने प्रयत्न की सार्थकता से संतुष्ट होकर मैं टीले पर बैठ गया। इस पंक्ति में प्रयत्न की सार्थकता से क्या अभिप्राय है? चौथा प्रश्न, यात्रा वृतांत में आए उन दृश्यों के विषय में लिखिए जिनका अनुभव लेखक के लिए बिल्कुल नया था। पांचवा प्रश्न, यात्रा वृतांत से ऐसे 2 अंश चुनकर लिखिए जिससे लेखक की मानसिक दृढ़ता और हार न मानने की प्रवृत्ति का पता चलता है। दूसरा शीर्षक विधा से संवाद। पहला उपशीर्षक यात्रा का वृतांत। मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक यात्रा वृतांत केवल स्थान चित्रण नहीं है, बल्कि इसमें प्रकृति का सजीव रूपांकन, मानव जीवन और समाज की झलक
तथा आत्मानुभूति का गहरा समन्वय मिलता है। पृष्ठ संख्या 92। इस पृष्ठ पर यात्रा वृत्तांत के प्रमुख तत्वों, विशेषताओं को कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से बताया गया है। इन्हें पढ़कर यात्रा वृत्तांत की रचना प्रक्रिया को समझने का प्रयास कीजिए। अपनी किसी यात्रा को इन बिंदुओं के माध्यम से समझाइए। यहाँ यात्रा बिंदुओं को अलग अलग मंजूषा में दिया गया है। पहली मंजूषा, दृश्य वर्णन। बिंदु 1, समुद्र, चट्टानें। बिंदु 2, लहरों का चित्रण। बिंदु 3, रंग, आकाश, रेत का जीवंत चित्रण। दूसरी मंजूषा, आत्मानुभूति व भावनाएं। बिंदु 1, विस्मय, रोमांच, भय, आत्मसंवेदना। बिंदु 2, अपने अस्तित्व का बोध। बिंदु 3, प्रकृति से संवाद। तीसरी मंजूषा, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। बिंदु 1, विवेकानंद, चट्टान। बिंदु 2, स्थानीय लोग, नवयुवक, शिक्षा। बिंदु 3, धार्मिक परंपराएं, मंदिर, अर्घ्य। चौथी मंजूषा, जीवन दर्शन। बिंदु 1, शक्ति का विस्तार, विस्तार की शक्ति। बिंदु 2, आत्मचेतना। बिंदु 3, क्षणभंगुरता व उदासी। पांचवी मंजूषा, शैलीगत विशेषताएं। बिंदु 1, सजीव, प्रवाहपूर्ण भाषा। बिंदु 2, दृश्यात्मकता। बिंदु 3, रूपक, उपमा, प्रतीक। बिंदु 4, रंगों का भावात्मक प्रयोग। छठी मंजूषा, रोमांच व संघर्ष। बिंदु 1, लहरों से संघर्ष। बिंदु 2, अंधेरे में भटकने का भय। बिंदु 3, सुरक्षित लौटने की चिंता। तीसरा शीर्षक, विषयों से संवाद। पहला उपशीर्षक, यात्रा और खोज। संसार में बहुत से लोगों ने लंबी लंबी यात्राएं की हैं और अपनी यात्रा से अर्जित ज्ञान और अनुभव से समाज को समृद्ध किया है। पुस्तकालय एवं शिक्षक की सहायता से कुछ महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत और उनके लेखकों के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए और लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पृष्ठ पर एक संकेत दिया गया है। पृष्ठ के निचले भाग में एक तालिका दी गई है जिसके 3 स्तंभ हैं। पहला यात्रा वृत्तांत, दूसरा स्थान तथा तीसरा रचनाकार। यात्रा वृत्तांत, किन्नर देश में। स्थान, हिमाचल प्रदेश में स्थित किन्नौर। रचनाकार, राहुल सांकृत्यायन। पृष्ठ संख्या 93। दूसरा उपविषय, मेरे देश की धरती। कन्याकुमारी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक तटीय शहर है जिसके प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण पाठ में हुआ है। प्रश्न 1, भारत के समुद्री तट पर स्थित अन्य राज्यों के नाम तथा उनकी अवस्थिति को भारत के मानचित्र पर चिह्नित कीजिए। प्रश्न 2, यात्रा करना सभी को अच्छा लगता है। आपके मन में भी कुछ जगहों को देखने की इच्छा अवश्य हुई होगी। अपनी पसंद की उन जगहों की सूची नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार बनाइए। शीर्षक हैं: पहला, पर्यटन स्थल। दूसरा, राज्य जहां वह स्थित है। तीसरा, पर्वतीय, समुद्री, मैदानी या अन्य क्षेत्र। चौथा, जलवायु। पांचवा, घूमने का अनुकूल समय। प्रश्न 3, कन्याकुमारी की भौगोलिक स्थिति। परिवेश, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल एवं जनजीवन का वर्णन करते हुए बताइए कि वहां की स्थिति आपके राज्य अथवा शहर, गांव से किस प्रकार
भिन्न है। प्रश्न 4, इस यात्रा वृत्तांत में कन्याकुमारी में स्थित चट्टान को आखिरी चट्टान कहा गया है। पुस्तकालय या अन्य स्रोतों तथा समाज विज्ञान के अपने शिक्षक से बातचीत करके पता लगाइए कि वर्तमान समय में भारत का अंतिम छोर यानी दक्षिणतम बिंदु किसे माना जाता है। उस स्थान के विषय में लिखिए। प्रश्न 5, इंटरनेट या अन्य किन्हीं माध्यमों से पता लगाइए कि आखिरी चट्टान में वर्णित कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक चट्टान के स्वरूप में किस प्रकार का विस्तार हुआ है। संकेत, तिरुवल्लुवर की प्रतिमा इत्यादि। तीसरा उपविषय हस्तशिल्प कौशल। पृष्ठ के निचले भाग में बीचों बीच हस्तशिल्प से संबंधित मूढ़े, टोकरियां तथा फूलदान आदि रखे हैं। 2 स्थानीय नवयुवतियां उन्हें अपनी टोकरियों से शंख मालाएं दिखला रही थीं। इस पंक्ति में स्थानीय युवतियों द्वारा यात्रियों को दिखाए जाने वाली शंख मालाओं का उल्लेख है। यह भारतीय हस्तकला उद्योग के एक पारंपरिक रूप को दर्शाता है, जहां स्थानीय कारीगर घरेलू स्तर पर उत्पाद बनाते और बेचते हैं। शिक्षक की सहायता से हस्तकला और कुटीर उद्योग के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए। पृष्ठ संख्या 94। प्रश्न 1, किसी भी स्थानीय शिल्पकार से बात करके इन बिंदुओं पर जानकारी संग्रहित कीजिए। यह कार्य 2-2 के जोड़े में कीजिए। बिंदु 1, शिल्प का नाम। बिंदु 2, यह कार्य कब से कर रहे हैं। बिंदु 3, इसका प्रशिक्षण कहां से लिया। बिंदु 4, शिल्प निर्माण में घर की महिलाओं की साझेदारी। बिंदु 5, प्रयुक्त सामग्री, तकनीक, लागत और विपणन। बिंदु 6, औपचारिक संस्थागत प्रशिक्षण। पृष्ठ के ऊपरी भाग में दाईं ओर हस्तशिल्प से निर्मित कुछ वस्तुओं का चित्र दिया गया है, जैसे पंखा, टोकरियां, मूढ़ा, चूड़ियां आदि। प्रश्न 2, डिजिटल खरीदारी और ई वाणिज्य कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने में किस प्रकार उपयोगी हैं। प्रश्न 3, हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपनी कक्षा में उस पर चर्चा कीजिए। चौथा उपविषय मिलकर चलें। आपकी कक्षा में कुछ विशेष आवश्यकता वाले साथी भी होंगे, जिन्हें अपने दैनिक जीवन में अनेक तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता होगा। प्रश्न 1, ऐसे साथियों को अगर किसी यात्रा पर जाना हो तो उनके समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां आ सकती हैं। प्रश्न 2, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे सुझाव दीजिए जो उनकी यात्रा को सहज बनाने में उपयोगी हों। प्रश्न 3, अपने द्वारा दिए गए सुझावों पर विद्यालय के विशेष शिक्षा शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए और समझिए कि आपके द्वारा सुझाए गए उपाय कितने प्रभावी हैं तथा उनमें और क्या बदलाव किए जा सकते हैं। प्रश्न 4, प्राप्त सुझावों के विषय में कक्षा के विशेष आवश्यकता वाले साथियों से भी चर्चा कीजिए और उनकी राय जानने का प्रयास कीजिए। चौथा शीर्षक सृजन। पहला उपविषय प्रकृति की ओर। क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य का अनुभव किया है? अगर नहीं तो एक दिन सुबह जल्दी उठकर उगते सूरज की लालिमा का अनुभव कीजिए और अस्त होते सूर्य के साथ शाम का भी आनंद लीजिए। अब इन दोनों दृश्यों की तुलना करते हुए अपने अनुभव का वर्णन कीजिए। पृष्ठ संख्या 95। दूसरा उपविषय अनुभव की साझेदारी। विधा से संवाद के अंतर्गत आपने दिए गए बिंदुओं के माध्यम से यात्रा वृत्तांत के प्रमुख तत्वों के विषय में जाना और समझा। इन तत्वों को ध्यान में रखकर आप भी
अपने घूमे हुए किसी प्रिय स्थान के अनुभवों पर एक यात्रा संस्मरण लिखिए। तीसरा उपविषय, चर्चा परिचर्चा। पहला बिंदु, यात्राएं हमें समृद्ध करती हैं, विषय पर कक्षा में एक परिचर्चा आयोजित कीजिए। दूसरा बिंदु, एक लहर मेरे पैरों को भिगो गई तो सहसा मुझे खतरे का एहसास हुआ। यात्रा के दौरान कई बार ऐसी अप्रत्याशित चुनौतियां सामने आ जाती हैं। ऐसी किसी स्थिति का सामना करने के लिए व्यक्ति में किन गुणों का होना आवश्यक है? अपने सहपाठियों के साथ मिलकर इस विषय पर चर्चा कीजिए। तीसरा बिंदु, यदि आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव हो तो उसे अपने सहपाठियों के साथ साझा कीजिए। पांचवा शीर्षक, भाषा से संवाद के अंतर्गत व्याकरण की बात। पहला उपविषय, क्रिया विशेषण की पहचान और रेखांकन। समुद्र में पानी बढ़ रहा था। तट की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती जा रही थी। इस वाक्य में धीरे धीरे पदों यानी शब्दों को रेखांकित किया गया है। दिए गए वाक्य में रेखांकित पद धीरे धीरे कम होना क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहां कम होने की क्रिया धीमी गति से हो रही है। जिस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, उसी प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस वाक्य में धीरे धीरे पद व्याकरणिक दृष्टि से क्रिया विशेषण है। पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनमें क्रिया विशेषण पदों की पहचान कीजिए तथा दिए गए उदाहरण के अनुसार लिखिए। वाक्य क, बल खाती लहरें रास्ते की नुकीली चट्टानों से कटती हुई आती थीं। ख, यात्रियों की कितनी ही टोलियां उस दिशा में जा रही थीं। ग, मैं देर तक भारत के स्थल भाग की आखिरी चट्टान को देखता रहा। पृष्ठ के निचले भाग में उदाहरण हेतु एक तालिका दी गई है जिसके 3 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ वाक्य, दूसरा स्तंभ क्रिया विशेषण, तीसरा स्तंभ क्रिया जिसकी विशेषता बताई जा रही है। वाक्य, मैं जल्दी जल्दी चलने लगा। क्रिया विशेषण जल्दी जल्दी। क्रिया जिसकी विशेषता बताई जा रही है, चलने लगा क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। पृष्ठ संख्या 96। दूसरा उपविषय, आइए नए वाक्य बनाएं। पाठ से चुनकर कुछ वाक्य नीचे तालिका में दिए गए हैं। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों का अर्थ बताते हुए उनसे नए वाक्य बनाइए। वाक्य, तीनों तरफ से क्षितिज तक पानी पानी था। इसमें क्षितिज पद रेखांकित है। पीछे दाईं तरफ दूर दूर हटकर नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। इसमें झुरमुट पद रेखांकित है। दूर तक एक रेत की लंबी ढलान थी। इसमें ढलान पद रेखांकित है। पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की एक श्रृंखला दूर तक चली गई थी। इसमें श्रृंखला पद रेखांकित है। सामने फैली रेत के कारण बहुत रूखी, बीहड़ और वीरान लग रही थी। इसमें बीहड़ पद रेखांकित है। छठा शीर्षक, गतिविधियां। पहली गतिविधि, कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने गए हैं। वहां आपकी भेंट एक ऐसे यात्री से होती है जिसे आपकी सहायता की आवश्यकता है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की भाषा से अपरिचित हैं। ऐसे में उस अनजान यात्री की सहायता आप कैसे करेंगे? दूसरी गतिविधि, पधारो म्हारे देश। अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की एक सूची बनाइए और उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर एक विवरणिका यानी
ब्रोशर तैयार कीजिए। पृष्ठ के निचले भाग में भाषा संगम से संबंधित एक मंजूषा दी गई है। भाषा संगम। ऊंची ऊंची लहरों से बचाते हुए मल्लाह नाव को ला रहे थे। इस वाक्य में नाव पद को रेखांकित किया गया है। पृष्ठ के निचले भाग में नाव का एक चित्र दिया गया है, जिसमें नाव शब्द को विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है। नाव शब्द के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कुछ भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों की सूची आगे दी गई है। पृष्ठ संख्या 97। हिंदी भाषा में नाव, संस्कृत भाषा में नौ, नौका, पंजाबी भाषा में बेड़ी, उर्दू भाषा में किश्ती, नाव, कश्मीरी भाषा में नाव, सिंधी भाषा में बेड़ी, किश्ती, मराठी भाषा में होड़ी, नाव, गुजराती भाषा में नाव, होड़ी, कोंकणी भाषा में बेहड़ी, नेपाली भाषा में नाव, नौका, डुंडरा, बांग्ला भाषा में नाव, नौका, असमिया भाषा में नाव, मणिपुरी भाषा में ही, ओडिया भाषा में नौका, नाआ, तेलुगु भाषा में पडव, नाव, तमिल भाषा में ओडम, मलयालम भाषा में तोणी, कन्नड़ भाषा में दोणी। इनके अतिरिक्त यदि आप नाव शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा में भी लिखिए। दिए गए वाक्य को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए। मंजूषा के निचले भाग में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का एक वेब लिंक दिया गया है, जिस पर विजिट करके आप विभिन्न भाषाओं में अपना शब्द ज्ञान बढ़ा सकते हैं। लिंक इस प्रकार है: https://shambd.education.in/lexicon.jsp। 7वां शीर्षक झरोखे से। आपने आखिरी चट्टान तक रचना पढ़ी, जो दक्षिण भारत की यात्रा पर आधारित है। आइए अब पढ़ते हैं हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार निर्मल वर्मा का कुंभ मेले पर आधारित यात्रा वृतांत का एक अंश। प्रयाग 1976। मुंह अंधेरे सीटी सुनाई देती है, घनी नींद में सुराख बनाती हुई। एक क्षण पता नहीं चलता मैं कहाँ हूं, किस जगह हूं, कौन सा समय है। आंखें खुलती हैं तो ढेर सा अंधेरा गट-गट पीने लगती हैं, जैसे मुंह की प्यास आंखें बुझा रही हैं। याद आता है मेरे नीचे मेरा स्लीपिंग बैग है, मेरी यात्राओं और यातनाओं को ढोता हुआ। मैं जाग गया हूं, लेकिन मेरी समूची देह गरमाई के घेरे में सो रही है। कुछ देर बाद आंखें अंधेरे में टोहती हुई एक एक चीज पर ठहर जाती हैं। किताब, तिपाई, लालटेन, फूस का अधखुला दरवाजा, हवा में सरसराती छत, बाहर एक फुसफुसाता हुआ शोर है, रेंगती हुई आवाजों का रेला, जैसे हजारों पैर रेत को थपथपाते हुए चल रहे हैं। मैं हड़बड़ाकर अपना स्लीपिंग बैग समेटता हूँ, हाथों में रेत, मिट्टी, फूस के पत्तों को ठेलता हुआ दरवाजा खोलता हूँ तो ठिठका सा रह जाता। चांद दिखाई देता है, पूर्णिमा का पूरा चांद, इलाहाबाद के किले पर ऊँघता हुआ। पिछली रात उसे गंगा के भीतर देखा था, एक सफेद परछाई, एक झिलमिला सा स्वप्न। अब समूची रात की यात्रा में थका हुआ वह किले के माथे पर चिपका था, एक गोल सफेद मुरझाई बिंदी जिसे सिर्फ एक अंगुली से पहुंचा जा सकता था। आप जाग गए। पृष्ठ संख्या 98। सच्चे महाराज का चौकीदार मुझे देखकर कुछ हैरान सा हो जाता है। दरअसल जब से मैं आया हूं वह मुझ पर हैरान है। वह 19-20 वर्ष का युवक जो शायद
बचपन में ही आश्रम में बस गया था। मैं जहां कहीं भी होता हूं, वह अपनी फैली फटी फटी आंखों से मुझे निहारता है। मैं क्या हूं यह वह नहीं समझ पाता। न मैं तीर्थ यात्री लगता हूं, न कल्पवासी। मैं उसे आधा हिप्पी आधा जिप्सी सा दिखाई देता हूंगा, जो अपने पाप पुण्यों को एक डफल बैग में समेटकर कुंभ मेले में भटकता है। आप भी संगम जाएंगे? उसने संदेह से मेरी ओर देखा। हाँ, इसीलिए आया हूं, मैंने कहा। यह सीटी कौन बजा रहा है? पुलिस, उसने कहा। यात्रियों को रास्ता दिखाना पड़ता है, बेचारे अंधेरे में भटक जाते हैं। दबी ठिठुरती आवाजें, भजन की कुछ पंक्तियां ठंडी रेत और भूरी चांदनी पर उठती हैं। किसी बूढ़े स्नानार्थी का कांपता स्वर हवा में बहुत दूर तक रिरियाता रहता है। मैं पंप को ढूंढता हुआ आश्रम का चक्कर लगाता हूं। लगता है सब सो रहे हैं। हवा में खाली झोपड़ों के दरवाजे सरसराते हैं, खुलते हैं, बंद हो जाते हैं। सब कुटियों से अलग सच्चे महाराज की यज्ञशाला दिखाई देती है। पीले फूल के मंडप, एक छत पर दूसरी छत, जैसे कोई जापानी पैगोडा चांदनी में चमक रहा हो। कुंभ मेले के वृतांत का यह अंश आपको रोचक लगा। अब इस यात्रा वृतांत को इंटरनेट पुस्तकालय से ढूंढकर पूरा पढ़िए। 8वां शीर्षक, खोजबीन। इस यात्रा वृतांत में उल्लिखित आखिरी चट्टान को विवेकानंद चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस तथा राष्ट्रीय युवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा सप्ताह के एक हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। विवेकानंद के जीवन, लेखन और सामाजिक कार्यों के विषय में पुस्तकालय और इंटरनेट से खोज कर पढ़िए और कक्षा में चर्चा कीजिए। इस पृष्ठ पर कुछ लिंक दिए गए हैं। स्वामी विवेकानंद, युवाओं के लिए सच्चे आदर्श और मार्गदर्शक। इसके लिए लिंक है https://haryana-bhavan.gov.in/hi/publication/। स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार। इसके लिए लिंक है https://www.pib.gov.in। पृष्ठ संख्या 99। शब्द संपदा। स्याह, सियाह अर्थात काला, श्याम। चट्टान अर्थात शिला। समाधिस्थ, समाधि अर्थात समाधि में स्थित, मनोयोग, तपस्या। चेतना अर्थात बुद्धि, विवेक से काम लेना, सावधान होना, होश में आना। क्षितिज अर्थात वह स्थान जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। दृष्टि, सीमा। सिहरन अर्थात कंपन, सिहरने की क्रिया। पृष्ठभूमि अर्थात पहले की बातें, पीछे की भूमि या पीछे का दृश्य। झुरमुट अर्थात समूह, मंडली। पास पास उगे पेड़ या झाड़ जिनकी डालियां मिलकर कुंज सा बना रही हों। बीहड़ अर्थात ऊबड़ खाबड़, विकट, विभक्त। मध्यम, मध्यम अर्थात मध्यम, कम अच्छा, मंदा। महुआ, महुआ अर्थात एक प्रसिद्ध पेड़ जिसके फूल, फल खाने और लकड़ी, ईंधन तथा इमारती काम में आती है। सीपियां, सीपी, सीप अर्थात शंख, घोंघे आदि की जाति का एक जलचर प्राणी जिसका शरीर किश्तीनुमा
दोहरे खोल के भीतर छिपा होता है और जिसके समुद्र में पाए जाने वाले प्रकार के अंदर मोती पैदा होता है। कड़ा खोल जिसके बटन आदि बनाते हैं। दार्शनिक अर्थात दर्शन शास्त्र का जानकार, तत्व वेत्ता। ओट अर्थात आड़, रोक, शरण, पर्दे के लिए बनाई गई दीवार। अर्घ्य अर्थात पूजनीय, पूजा में देने योग्य वस्तु, एक प्रकार का मधु। कडल काक अर्थात पक्षियों की एक प्रजाति। बाइनाक्यूलर्स, बाइनाक्यूलर अर्थात दूरबीन, द्विनेत्री। सैंड हिल अर्थात बालू का टीला। सुरमई अर्थात हल्का नीला, सुरमे के रंग का। सिर धुनना अर्थात शोक, पश्चाताप आदि के वेग से सिर पीटना, मातम करना, पछताना। बेलाग अर्थात खरा, दो टूक बात। पाठ 5 समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 9 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक गंगा। वाचन स्वर डॉक्टर विनोद प्रसून। ध्वनियांकन मोहम्मद फैजान खान। संपादन सुरेंद्र कुमार। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।